और चलिए अनु, अब उत्तराखंड की सबसे अहम खबर की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में नामांकन का आज तीसरा दिन है। आज प्रदेश के कई दिग्गज नेता अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन होगा। रायपुर से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ अपना नामांकन दर्ज करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के कई अन्य दिग्गज प्रत्याशी भी आज अपना नामांकन भरेंगे। बिल्कुल, आज पिथौरागढ़ और साथ ही गंगोलीहाट विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं फकीर राम, धारचूला से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हरीश धामी, नामांकन भी आज अपना फाइल करेंगे। तो वहीं कैंट से भाजपा के प्रत्याशी हैं सविता आर्य, जो नामांकन भरेंगी। रायपुर से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ सुबह 11 बजे से नामांकन करने पहुंचेंगे। और रामनगर से भाजपा के प्रत्याशी हैं दीवान सिंह बिस्ट, आज वे भी अपना नामांकन फाइल करेंगे। इसके साथ ही रुद्रपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी मीना शर्मा कल नामांकन अपना करेंगी, जबकि हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी समित टिक्कू नामांकन करेंगे। तो वहीं जन एकता पार्टी से टिहरी प्रत्याशी दिनेश धने भी आज अपना नामांकन फाइल करेंगे। तो एक चरण में यहाँ चुनाव होना है और इससे पहले ये नॉमिनेशन का आज तीसरा दिन है और आज भी कई बड़े नेता हैं जो नामांकन भरने के लिए अपना पहुंचेंगे। अखिलेश केवल दूसरे दलों के नेताओं को ही अपनी पार्टी में नहीं ला रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे चेहरों को भी शामिल करा रहे हैं जो कि भले ही जीत अपनी सीट को जिताऊ ना बना सके, लेकिन लोगों का ध्यान जरूर बखूबी खींचना जानते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सपा के उन दो नए चेहरों की जिनकी चर्चा सिर्फ यूपी में ही नहीं है बल्कि बाहर भी हो रही है, जिसमें से एक देश का सबसे लंबा व्यक्ति है तो ही दूसरे की लंबाई सिर्फ 2.5 फीट है। सपा के बड़े मियां और छोटे मियां पर यह खास रिपोर्ट हमारी देखिए। यूपी की सियासी जंग में जहां बड़े बड़े महारथी ताल ठोक रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव के बड़े मियां और छोटे मियां इन दिनों चर्चा में जमकर छाए हुए हैं। बड़े मियां नाम धर्मेंद्र, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन अपनी लंबाई को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। इनकी लंबाई 8 फीट 2 इंच है। शनिवार को ही धर्मेंद्र ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वहीं छोटे मियां का नाम प्रमोद कुमार है, जिनकी लंबाई सिर्फ 2.5 फीट है, लेकिन हौसला आसमान से भी बड़ा है। प्रमोद कुमार सपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रमोद जी, आज के पहले कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, ये मेरा प्रथम आवेदन है और मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये चुनाव में कहां से, राजनीति में कहां से कैसे आए आप, क्या इंटरेस्ट है? देखिए, 2003 में समाजवादी पार्टी, माननीय हमारे जो संरक्षक जी हैं माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनसे और समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने 2003 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमें जो है, मैं उनसे, उनके कार्यों के, उनके विचारों से मैं प्रेरित होकर जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर मैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे और हमारे छोटे भाई सौरभ सिंह भी थे, जो विधानसभा विश्वनाथगंज सीट से जो है चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ समाजवादी पार्टी की विचारधाराएं हैं, उनकी सोच है कि वो एक सामाजिक स्तर से जो है किसी चीज़ को देखते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है। तो मैं इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर जो है समाजवादी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। कहने को तो छोटे मियां प्रमोद 2003 से ही समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे जिस बिथरी चैनपुर सीट से प्रमोद टिकट मांग रहे हैं, वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। प्रमोद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हो सकता है अखिलेश यादव ने भी इसे देखा हो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश अपने बड़े मियां और छोटे मियां को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपा सुभासपा गठबंधन का पहला प्रत्याशी घोषित हो चुका है। हरदोई की संडीला सीट से घोषित हुआ है गठबंधन का ये पहला प्रत्याशी, जहां सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष को सुनील अर्कवंशी ने के नाम से अब ये पहला प्रत्याशी मिला है। संडीला से सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष गठबंधन प्रत्याशी हैं ये। सपा सुभासपा गठबंधन को यूपी में पहली सीट मिल चुकी है, तो पहला प्रत्याशी इस गठबंधन का अब घोषित हो चुका है।
अखिलेश यादव के साथ कई मौकों पर ओपी राजभर एक साथ नजर आए और उसी मजबूती के साथ सरकार बनाने की बात कहते हुए नजर आए। लेकिन अब पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। सपा और सुबह सपा गठबंधन का अब कितनी सीटें दी जाती हैं तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। उधर पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता की नब्ज टटोलने निकले सीएम योगी ने फ्री बिजली और पेंशन बहाली को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने पेंशन बहाली पर न केवल अखिलेश पर तंज कसा है, बल्कि जो जवाब दिया है उससे अखिलेश का पेंशन बहाली का वादा ऐलान कम और पुलिंदा ज्यादा समझा जा सकता है। डोर टू डोर अभियान, वोट बैंक में आएगी जान। पश्चिम में योगी का डेरा, भाजपा का भगवा घेरा। फ्री बिजली पर पोल टैक्स हाई, बात अब्बा जान पर आई। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाल दिया है। गाजियाबाद की तंग गलियों में डोर टू डोर कैंपेन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जमीन पर लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है और किस तरह से मुख्यमंत्री योगी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के बीच जाकर न सिर्फ वोट मांग रहे हैं, बल्कि फ्री बिजली के मोर्चे पर अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। कहते हैं सरकार बनाएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? लेकिन योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव की पुरानी पेंशन बहाली के वादे पर मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर जमकर निशाना साधा। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गौरतलब है योगी लगातार अटैकिंग मोड में खेल रहे हैं और माफिया और बुलडोजर को लेकर सपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या योगी का ये अंदाज 22 में जीत की स्क्रिप्ट लिख पाएगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में पिछले 3 दशकों से एंटी इनकम्बेंसी हावी रही है, मतलब कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में क्या योगी ये मिथक तोड़ पाएंगे और क्या एक नया इतिहास रचेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश और बर्फबारी की गिरफ्त में है उत्तराखंड। कुमाऊं से गढ़वाल तक हर जगह बारिश और बर्फबारी की तस्वीरें देखी जा सकती है। लगातार मौसम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में अगले 24 घंटे और भी मुश्किल भरे बताए जा रहे हैं। बर्फबारी से उत्तराखंड के सैलानी तो खुश है, लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो रही है। बिल्कुल, उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारी बर्फबारी उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी बन रही है। आपके सामने पहाड़ी इलाकों की अलग अलग तस्वीरें हैं, जिसमें लगातार हो रही बर्फबारी से इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं।
कई तस्वीरों में पहाड़ों पर घूमने आने वाले सैलानी मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई तस्वीरों में भारी बर्फबारी से चारों तरफ सन्नाटा और बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा रही है ये बर्फबारी। देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अल्मोड़ा, मसूरी, नैनीताल, टिहरी, जोशीमठ और विकासनगर की ये तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी का नजारा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। स्थानीय लोग जरूर बर्फबारी से बेहाल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैलानी जो इसी बर्फबारी का इंतजार करते हैं और दूर दूर से उत्तराखंड पहुंचते हैं, उनके लिए जरूर मौसम सुहाना है। बेहद मनमोहक तस्वीरें इस वक्त ये टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं पंकज राणा, देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, ये मनमोहक तस्वीरें तो हमने टीवी स्क्रीन पर देखी, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बताएं, और मौसम विभाग ने क्या कहा है आगे होने वाली बर्फबारी को लेकर। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में 22 जनवरी से लगातार बारिश जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और 3 दिन हो गए हैं, जिससे जो दिक्कतें हैं वो लोगों की बढ़ रही हैं। अगर तराई क्षेत्रों की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला, बागेश्वर, टिहरी, इसके अलावा मसूरी और धनोल्टी की बात करें तो वहाँ लगभग 2 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से जो रोड हैं वो काफ़ी ब्लॉक हो गई हैं और लगभग ऐसे 60 से ज़्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बर्फबारी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की सप्लाई बंद हो गई है। कई गाँवों में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है, तो लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहाँ एक तरफ जो सैलानी है, जो बाहर के पर्यटक हैं, वो लगातार बर्फबारी का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे मौसम विभाग ने कहा है कि 26 जनवरी तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलाव रहेगा। संभावना ये भी जताई है कि आज शाम से मौसम का मिजाज थोड़ा बदल जाएगा और जो बूंदाबांदी है वो कम हो जाएगी और बर्फबारी का सिलसिला भी कम होगा। लेकिन अभी 26 जनवरी तक मौसम विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जता रहा है। 2500 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लगातार बर्फबारी होगी अगले 2 दिनों तक, और तो जो दिक्कतें हैं वो भी लोगों की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अनु, अब मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हूँ कि आखिर आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल, तो इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार रहेगी और इन खबरों के माध्यम से हर बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक, आप सभी तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश रहती है। तो चुनावी समय है, ऐसे में बहुत हलचल है, जहां चुनावी गतिविधियां बहुत तेज हो चुकी हैं। और अब बताते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी खबरें हैं। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल अनु, मैं आपको बता दूं आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस DN पटेल के नेतृत्व वाली पीठ सुनवाई करेगी। ये याचिका पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दायर की गई है। याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को मामले की गहन जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो रहने वाली है। अनु, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, पीएम की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई का दिन है, जिस पर कोर्ट के सामने जांच समिति की रिपोर्ट होगी और उसी आधार पर कोर्ट याचिका पर अपना रुख भी साफ करने जा रही है। तो ऐसे में आज ये बेहद अहम खबर रहने वाली है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं धुआंधार 22 की। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पर विवादित बयान। कहा, अभी स्वतंत्र देव को पिछड़ों की याद आ रही है, लेकिन जब पिछड़ों का अपमान हुआ उस पर स्वतंत्र देव कुछ नहीं बोले, क्योंकि अगर उस समय बोल देते तो योगी उनकी जीभ काट देते। कैबिनेट मंत्री सतीश महान ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जनसंपर्क करते हुए नजर आए सतीश महान। कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। पीस पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले गठबंधन हुआ। 30 दलों से बना सामाजिक परिवर्तन मोर्चा सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मोर्चे की जीत पर चंद्रशेखर होंगे मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग की तरफ से कानपुर के डीएम को हटाने के बाद नई डीएम नेहा शर्मा ने संभाला है कार्यभार। कहा, चुनाव आचार संहिता का जो भी उल्लंघन करेगा उस पर होगी कार्रवाई। नेताओं पर ढील बरतने वाले अधिकारियों के रोल की भी होगी जांच। रामनगर में आधा दर्जन से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत भी मौजूद रहे।
मसूरी कांग्रेस की प्रत्याशी गोदावरी थापली के मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मसूरी में गोदावरी थापली का कैबिनेट मंत्री से है सीधा मुकाबला। थापली ने किया जीत का दावा। गंगोलीहाट विधानसभा से पूर्व विधायक नारायण राम ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर कहा, 40 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हूं। कांग्रेस ने टिकट नहीं देकर निराश किया। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं नारायण राम। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने टिकट बंटवारे पर जताई है नाराजगी। कहा उनके साथ अन्याय हुआ है। पिछली बार वे काफी कम मतों के अंतर से हारे थे। इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी दी चेतावनी। लक्सर सीट पर बीजेपी की अंदरूनी बगावत सामने आई। संजय गुप्ता को टिकट मिलने के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता श्यामवीर सैनी ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से लक्सर सीट पर की प्रत्याशी बदलने की मांग। कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह आ चुकी है सामने। यमुनोत्री विधानसभा से 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिया है इस्तीफा। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल को टिकट नहीं मिलने पर है बगावत। और चलिए इसी बीच कोरोना को लेकर भी बात कर लेते हैं। चुनावी समर में कोरोना रफ्तार लगातार पकड़ रहा है। यूपी उत्तराखंड में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 1,13,830 मामले कुल मिलाकर सामने आए हैं। उत्तराखंड में एक दिन में 3,727 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यूपी में 93,000 और उत्तराखंड में 31,000 के पार एक्टिव केसेस की संख्या हो चुकी है। यानी कि लगातार जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। चुनावी समर है, ऐसे में रैलियां भी खूब हुई हैं, जनसंपर्क भी किया गया है, रोड शो भी हुए हैं और इन सब के बीच में कोरोना ने रफ्तार भी पकड़ ली है। लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या है बढ़ती जा रही है। यूपी उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, जहां 31 जनवरी तक के लिए ये जो पाबंदियां हैं रैलियों पर वो बढ़ा दी गई है। और अब आप केसेस भी देख लीजिए, जहां यूपी में 93,000 और उत्तराखंड में 31,000 एक्टिव केसेस अभी भी हैं और अभी भी केसेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो चुनाव इस समय दोनों ही राज्यों में है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, और इस बीच कोरोना का रफ्तार पकड़ना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। 24 घंटे में यूपी में 13,830 नए कोरोना के मरीज देखने को मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में एक दिन में 3,727 ये संख्या है और जो कुल एक्टिव केसेस की संख्या है यूपी में 93,000, 31,000 उत्तराखंड में है। बढ़ेंगे आगे। आयुर्वेदिक दवा निर्माण के लिए हर साल नहीं लेना होगा अब लाइसेंस, ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। निर्माण इकाई में 1 डॉक्टर और 3 टेक्निकल स्टाफ रखना अनिवार्य होगा। आयुर्वेद विभाग के निदेशक ने दवा निर्माण की नियमावली में बदलाव से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में आयुर्वेदिक दवा निर्माण के करीब 1800 इकाइयां इस वक्त चल रही हैं। प्रदेश में आयुर्वेदिक दवा निर्माण की तकरीबन ये 1800 इकाइयां हैं और इसे लेकर ये अब फैसला लिया गया है, जहां आयुर्वेदिक दवा निर्माण के लिए अब हर साल जो अपना लाइसेंस है वो नहीं लेना होगा। निर्माण इकाई में 1 डॉक्टर और 3 टेक्निकल स्टाफ रखना अनिवार्य होगा।